हिंदी इंग्लिश चलेगा ना, दोनों भाषाएं। मैं डॉक्टर प्रशांत कोठारी हूँ, प्रैक्टिसिंग मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आई रन 2 डायग्नोस्टिक सेंटर्स एट हिंगनघाट। एक ओपीजी सेंटर 6 साल पहले शुरू किया था मैंने, और 2 साल से सीवीसीटी की मशीन है मेरे पास। पाँव में चलेगा क्या ओपीजी? बीइंग ए मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट पीजी गाइड नहीं चलेगा, ऐसे मेरी सोच। लेकिन जैसे ही शुरू किया, आई वॉज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द टोटल कम्युनिटी। डेंटिस्ट्री जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, आप सभी का एक आध बार रूट कैनाल हुआ होगा या थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन खुद का हुआ होगा, तो आपको पता है कि क्या पेन से आप हेल्प कर पाते हो लोगों को, और उसमें भी डायग्नोस्टिक्स पहले आता है। और जहां ये पार्ट मिसिंग है शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि अपने पास समय ही नहीं है केसेस को डायग्नोस करने के लिए, या फिर अपन प्रैक्टिस में इतने बिजी हो गए हैं कि कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है वो चक्कर में। तो डायग्नोस्टिक्स में अपन आईओपीए, इंट्राओरल पेरियापाइकल रेडियोग्राफ्स तो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, फिर आरवीजी आया, फिर ओपीजी यूज करने लगे, अब सीबीसीटी भी आ गया है। ये रेडियोलॉजिकल पार्ट है, लेकिन इसके साथ क्लिनिकल अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायलॉग रखेंगे आज अपन, ये कोई एक लेक्चर जैसा नहीं चलेगा। आपको जब भी फील होता है कि कुछ डाउट है, हाथ ऊपर कीजिए, खड़े होइए, बिल्कुल बिंदास पूछिए। डायग्नोस्टिक्स को रेडियोलॉजी के साथ कनेक्ट करना और डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर पहुंचने का काम करने वाले हैं। तो कैसे? इनिशियल पेशेंट आया, समझिए आपके पास में एक पेशेंट आया, ट्रॉमा का पेशेंट था। बिफोर 6 इयर्स मेरे पास पेशेंट आता था, मैं क्या करूं? मैंडिबुलर फ्रैक्चर है, हुआ है, मेरे पास कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, लैटरल ऑब्लिक व्यू एक रेडियोलॉजी। लेकिन जैसे ही ओपीजी मशीन लिया, फट से डायग्नोज होने लगे 5 मिनट में केसेस, और विद इन आवर्स उन लोग का ट्रीटमेंट चालू हो जाता था। नहीं तो पेन लेके वो पूरा ट्रैवल करते थे नागपुर, वहां से डायग्नोज करवा के आते थे, फिर यहाँ ट्रीटमेंट होता था या फिर उनको भटकना पड़ता था। गरीब पेशेंट के और हाल होते थे। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप खुद अपने प्रैक्टिस में फेस कर रहे हैं, है ना? तो ये डायलॉग रहेगा। अभी अपन सीबीसीटी पे बात करेंगे। आपको कुछ भी क्वेश्चन है कभी भी प्लीज हैंड रेज कीजिए और पूछ लीजिए, ठीक है? तो आज अपन चलते हैं आगे। सीबीसीटी, कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है और अपने टीथ ऑब्जेक्ट है। मोस्ट क्लैरिटी उसमें मिलेगी आपको। इनडायरेक्ट इमेजिंग की डायरेक्ट इमेजिंग, डायरेक्ट इमेजिंग, ठीक है? इनडायरेक्ट इमेजिंग क्या होता है? जब रिसेप्टर ओरल कैविटी के बाहर है, वहां स्क्रीन लगा हुआ है और फिर फिल्म पे इमेज आती है। जैसे लैटरल व्यू ऑफ स्कल लेते थे, लैटरल ऑब्लिक व्यू लेते थे, पोस्टर एंटीरियर व्यू लेते थे, सुपीरियर इंफीरियर व्यू लेते थे अपन। वही यूज करते थे ना पहले, जो पुराने जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन लोगों ने उस पे ही काम किया है। सर बता सकते हैं, ओरल सर्जन है सर, कौन से व्यूज में आप लोग ढूंढते थे? अरे फ्रैक्चर्स को फोन लगा ले और सामान lateral sir, OPG also. जी व्यू है। इसमें क्या होता है? सोर्स गोल घूमता है, रिसेप्टर भी गोल घूमता है, और ऑब्जेक्ट सेंटर में रहता है, और हॉर्सशू शेप फोकल ट्रफ में इमेज क्रिएट होती है, और पूरा ओवरव्यू भी मिलता है टीएमजे से लेके टीएमजे तक। अब कितने एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स दिखते हैं ओपीजी पे? अंदाज लगाया आपने कभी देखे? बहुत सारा, नियरली 150 एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स दिखते हैं ओपीजी पे। और बहुत सी बार वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि यार ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क है कि पैथोलॉजी है। तो ओपीजी भी परछाई है, ओपीजी परछाई है। जैसे ये देखिए बन गया, समझ लो। तो ओपीजी ऐसे हॉर्सशू शेप्ड एरिया का इमेज है, परछाई है। लेकिन सीबीसीटी को भी विजन लेती है। अब इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूं या फिर उसकी स्लाइसिंग कर दूं, या फिर आपके पीसी पे जब सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, तो सीबीसीटी इज ए 3 डायमेंशनल इमेजिंग। 3 डायमेंशन में इमेज क्रिएट होती है पूरी। अब इसमें पिक्सेल बनता है, पिक्सेल। अब जैसे ये पूरा रूम है, इसको अगर अपन ने पिक्चर में लिया
तो ऐसा एक इमेज क्रिएट होगी और एक एक पिक्सल हो गई। ये इमेज में देखो ऐसे पिक्सल पिक्सल भी क्रिएट होगी। एक छोटा स्क्वायर है, छोटे छोटे स्क्वायर बन के इमेज क्रिएट होगी। ये पिक्चर एलिमेंट है। अगर ये 3D में आ गया, जैसे समझो ये पूरा रूम है और ये एक वॉक्सल है, वॉल्यूम एलिमेंट है, इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और डेप्थ भी। पिक्चर को CBCT कन्वर्ट कर देता है वॉक्सल्स सीधा। But I guess in this you can even add the time element, na? That will be the fourth dimension. टाइम एलिमेंट अभी आने कैसे? Fourth dimension. किसी को कुछ डाउट? पिक्चर एलिमेंट क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, वॉक्सल क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, और कुछ भी क्वेश्चन आए दिमाग में प्लीज पूछिए। This voxel also the same theory applies to even the MRI also, na? T1 weighted, T2 weighted. नहीं सर, it's a different technology. It applies in conventional CT, spiral CT, जो मेडिकल फील्ड में होता है ना, conventional CT, Not in conventional MRI. no, MRI में T1, T2 weighted images है, वो पूरा मैग्नेटिक रेजोनेंस से क्रिएट होता है। उसमें पिक्चर एलिमेंट आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन ओवरऑल पूरा अलग एरिया है। वो भी क्रिएट करूंगा मैं, आपकी इच्छा होगी तो। हम लोग CT स्कैन, जनरल CT The स्कैन के basic thing है, cone beam is something like where you concentrate your beam to a particular area instead of dispersing the beam. Is it right? Am I right? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। कन्वेंशनल CT स्कैन क्या है? आपके यहाँ पे जैसे मेडिकल CT स्कैन होते हैं ना, वो कैसे क्रिएट होते हैं? फैन शेप बीम चलती है, गैंट्री होती है, ऊपर से एक्सरे सोर्स होता है, फैन शेप बीम होती है, नीचे रिसेप्टर होता है और पूरा गोल घूमता है अंदर के अंदर। तो उसमें क्या होता है, स्कैन हो जाएगी कन्वेंशनल CT में। उसमें क्या होता है, सोर्स एक जैसे अपना आइसक्रीम का कोन होता है ना, उसका जो बेस है छोटा सा, That's what. हाँ यस, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता सर, बढ़ता है। अच्छा, पॉइंट सोर्स से क्रिएट होता है और ऐसा उसका जो बड़ा पोर्शन है, जैसे आइसक्रीम कोन का वैसे बड़ा होता है। तो एक सोर्स से इमेज क्रिएट हुई, कोन बीम चेहरे पे गई, यहाँ रिसेप्टर लगा है, और अपनी मशीन जो लगी है ना यहाँ पे, उसका रिसेप्टर है अमॉर्फस सिलिकॉन का। तो इसकी क्लैरिटी शायद 10 साल तक वैसी की वैसी रहेगी। और जनरल मशीन जो है ना, कोरियन मशीन जो है, उसमें जो रिसेप्टर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का होता है। तो उसकी क्लैरिटी थोड़े थोड़े दिन में डिग्रेड होती जाएगी। शायद ह्यूमन आईज कितने शेड्स ऑफ ग्रे देख सकती है? इन जनरल पर्सन 16 शेड्स, एक रेडियोग्राफर, फोटोग्राफर 64 शेड्स, और ये मशीन्स कितने शेड्स देख पा रही है अभी? मिनिमम 256 या 512 शेड्स ऑफ ग्रे क्रिएट कर लेती है। नए मशीन्स अपने से ज्यादा चीजें समझने लगेगी। 10 साल बाद शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा वहाँ पूरा। यानी मेरी ब्रांच 10 साल तक रहने वाली है, उसके बाद मैं सिर्फ स्पेशल केसेस ही देख पाऊंगा, बाकी चीजें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। लेकिन वो ठीक है, बात की बात है, अभी अपने को क्या करना है। तो कोन बीम में कोन बीम आती है और ये इमेज क्रिएट होती है। और इमेज कैसे क्रिएट होती है? पूरा 360 डिग्री मशीन घूमती है, इसके पूरा डाटा कंप्यूटर में जाता है और वो एल्गोरिथमिक कैलकुलेशन से हर पिक्सल को एक ग्रे स्केल असाइन कर देता है, और वो हर पिक्सल को एक वैल्यू मिल गई। एक बार इमेज क्रिएट हुई, डाटा आपके पास आ गया, तो आप फिर जो स्लाइस काटना है आपको काटिए। सपोज लोअर फर्स्ट मोलर का आपको रूट कैनाल करना है, तो उसकी इमेज कैसे क्रिएट होती है आपके दिमाग में? लोअर फर्स्ट मोलर का रूट कैनाल मैक्सिमम अपन लोग सब कर रहे हैं, तो कैसी इमेज क्रिएट होती है आपके दिमाग में? मीजियोलिंगुअल, मीजियोबक्टल, डिस्टल। और काय में देखते हैं आप पेशेंट करने के पहले? आईओपी में। सपोज पेशेंट है 18 साल का, तो इजीली ओपन हो जाता है। और सपोज पेशेंट है 65 साल का, तो पल्स टोन्स, कैल्सिफिकेशन पहले पता रहते हैं कि एग्जैक्ट आने वाले हैं? नहीं। कितना मिलीमीटर बर अंदर उतारना पता रहता है कि आप लोग? वो टाइम टेस्टेड टेक्निक्स आपकी अपनी अपनी हर किसी ने डेवलप किया है। थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि यहाँ साला ओपन होगा कि नहीं होगा कि परफोरेशन यस। सपोज पेशेंट चालू करने के पहले ही आपको पूरी एनाटॉमी क्रिएट हो जाए ऑन लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर, वो इजी हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा,
मीजियोबक्कल कैनाल अपर फर्स्ट मोलर का है, उसमें कितनी बार आपको दो कैनाल्स मिलते हैं? कितनी बार? अंदाज कितना परसेंट? 90% ऑफ टाइम, 60 अब डाटा बताता है 83%, और दोनों कैनाल जाके ऊपर मिलते हैं, है कि नहीं? तो वो इसमें पहले ही दिख जाता कि मीजियोबक्कल में दो कैनाल से क्या कैसा है, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर पाते हैं क्या? बस सिर्फ रेडियोग्राफ देख के तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? बंद करेंगे, उसके बाद अपेक्स लोकेटर से लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पेशेंट को हाथ लगाने के पहले आप लेंथ एक आर्बिट्री एकदम प्रिसीजन के साथ में 90% 95 प्रिसीजन के साथ में क्रिएट कर सकते हैं क्या विदाउट अपेक्स लोकेटर? इसमें वो पॉसिबल है, इसमें आपके पास टूल है, एग्जैक्ट 50 लेंथ कैलकुलेट करके देगा। और इम्प्लांट में तो प्रिसीजन है 60 माइक्रोन्स तक, 60 माइक्रोन्स, जो कन्वेंशनल सीटी स्कैन है 1 मिलीमीटर यानी तब मोटी स्लाइसेस बनती है, लेकिन अपने पास जो मशीन है 68 माइक्रोन तक भी क्लैरिटी दे देती है आपको। तो ये सब फायदे हैं। अब कौन सी ब्रांचेस में यूज किया जा सकता है? अब 3D इमेजिंग, 3D इमेजिंग इन जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम में आता है। Even in infections also. इंफेक्शंस में, कोई भी पैथोलॉजी ट्यूमर में, यहाँ पे फाइनेंशियल या फिर पेशेंट का कम्युनिकेशन कंसर्न आता है क्या? आता है ना। और पेशेंट ने अगर खुद का स्कल देख लिया ना, एक बार फ्रैक्चर्स मैंडिबल देख लिया ना, बोलेगा साहब कुछ भी करो, अब भी ट्रीटमेंट करो मेरे को, क्योंकि आप खुद का स्कल भी देखना पेशेंट के लिए डरावना। उसका खुद पूरा 3 डायमेंशन में दिखा दिया उसको, उसकी बोनी एनाटॉमी पूरी 3 डायमेंशन में दिखा दी, उसके साइनसेस दिखा दिए, अब पूरी क्लैरिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम करते हैं ना टीवी में, इसमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट तो ठीक है, उसकी रेडियो ओपेसिटी या फिर उसकी जो विंडोइंग बोलते हैं इस चीज को, आप एकदम हार्ड स्ट्रक्चर जो है टीथ के इनेमल वहां से लेके सिर्फ वही दिखेंगे आपको, फिर इंक्रीज किया तो डेंटिन दिखेगा, फिर उसके बाद में किया है तो बोन दिखेंगे, तो और साथ में सॉफ्ट टिश्यू भी दिखते हैं थोड़े बहुत, जहाँ कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस हैवी रहता है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं पेशेंट। 1 मिनट में कन्विंस होता है पेशेंट 3D में। लेकिन व्यूज जब आपको करना है प्रैक्टिस में, तो कौन से सेक्शंस यूज करेंगे आप? और इसमें आपको जो भी डाउट है ना, प्लीज पूछिए बिंदास। एक्सियल सेक्शंस ही नहीं, पूरा लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी का परपेंडिकुलर सेक्शन जो होते हैं, ये एक्सियल सेक्शंस होते हैं। मैक्सिला में आप ऊपर से नीचे उतरते हैं, पूरे साइनसेस दिखेंगे आपको, टिप ऑफ द रूट्स दिखेंगे, अपाइकल एरियाज, नीचे आते आते उसमें कितनी कैनाल से वो दिखेगी, टूथ का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा, फिर प्रॉक्सिमल कैविटी तक एकदम क्लैरिटी से दिखती है। कभी-कभी क्या होता है, प्रॉक्सिमल कैविटी भी जज नहीं होती, पेन का सोर्स ही समझ में नहीं आता, वो भी दिख जाएगी आपको कम क्लैरिटी से। एक्सियल सेक्शन एक बार ओवरव्यू ले लीजिए आप, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सेक्शंस दिख गए आपको, फिर स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करना पड़ता है, जो मैं आप लोग को सॉफ्टवेयर में भी बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि अब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं पेशेंट में, उस समय पे आप क्या डील कर रहे हैं वो रेडियोलॉजिस्ट को नहीं मालूम है, रिपोर्टिंग किया सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर सकते। आपको एक एक कैनाल देखना है, और आपकी प्रैक्टिस एक अलग लेवल पे एनहांस हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे पूरे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता रहेगा, डायग्नोज हुआ है। जैसे ही नीचे आते हैं आप पूरे स्ट्रक्चर्स प्लेस कर सकते हैं, कोई भी एंगल में वो एक्सिस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 3D स्ट्रक्चर, ये कोठारी का खड़ा है, आपको एक्सियल सेक्शन देखना है, सजाइटल सेक्शन देखना है, उसको भी एंगुलेशन करके देखना है, फिर कोरोनल सेक्शन देखना है साइनस से रिलेटेड, तो आप आगे पीछे कैसे मूव कर सकते हैं। आइडियली वो ये कि प्रीमोलर की 2 रूट्स जो है अपर फर्स्ट प्रीमोलर की, वो कौन से रेडियोग्राफ पे आप देख पाते हैं एग्जैक्टली 2 रूट्स जनरल रेडियोग्राफ। हाँ हाँ
ट्यूब शिफ्टिंग से, लेकिन उसमें भी स्लॉप रूल लगाना पड़ता है, सेम लिंगुअल अपोजिट बकल। फिर वहां पे 2 रेडियोग्राफ लोग एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे बढ़िया फीलिंग हो गई एकदम चकाचक, और पेशेंट आता चिल्लाते हुए 10 दिन बाद दुखरा साहब, और बारीक कैनाल रखी है। फिर क्या करेंगे? उसमें पहले ही पता रहता है कि आपको कैसा आर्किटेक्चर है, और आप बिंदास रहते हैं कि कहां से ओपन करना है मेरे को, बकल साइड में कितनी है, लिंगुअल साइड में कितनी है, उसकी लेंथ भी कैलकुलेटेड है। तो ये इस आ जाता है। कभी-कभी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में एक लिंगुअल रूट ऐसे अलग से निकली हुई है, और वो मिस हो जाती है, पेशेंट चिल्लाते हैं। थर्ड मोलर्स के लिए भी जबरदस्त चीज है। अब एक ओरल सर्जन है जो मेरे यहाँ आके काम करते थे, उन्होंने पांडरकोड़ा में एक केस किए, ओपीजी लिया, थायरोपी लिया था, बकल अप्रोच से ओपन किए, तो पड़ा था पूरा लिंगुअल साइड। ओपीजी में तो वैसे ही दिखने वाला है, बोन कटिंग, विंडो अप्रोच मेरे को आपकी याद आई बोले सर वहां, फिर लिंगुअल फ्लैप उठाना पड़ा और वहां से निकालना पड़ा। कैनाइंस, इंपैक्टेड कैनाइंस, बकल है कि लिंगुअल है, बकल है या पैलेटल है, कैसे ढूंढना? फिर स्नॉप रूल लगाओ, उसमें दिमाग कच्ची थी कि पेशेंट पोजीशनिंग ये वो, उसका कभी-कभी बकल साइड पड़ा रहता, यानी जो ग्राउंड साइड है वो बकल साइड पड़ा है और रूट पैलेटल है। कौन सा अप्रोच लेंगे आप? सीधी में पहले ही आपको एक-एक चीज दिख जाती है। तो 3D इमेजिंग हुआ, लेस रेडिएशन है, बोन बीम में लेस रेडिएशन है एज कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल सी, बहुत कम रेडिएशन है, क्योंकि इसमें एल्गोरिथमिक कैलकुलेशंस I guess it is 10 times less. यस। और नई जो अभी रिसेप्टर्स है ना, ये मशीन में रिसेप्टर्स जो नए हैं ना, सिलिकॉन और फास्ट यानी ज्यादा सेंसिटिव है। कन्वेंशनल सी के लिए आपको 600 माइक्रो समथिंग, माइक्रो सीवर्ड्स, यस, इसमें 68 कुछ है। यस बिल्कुल। देखो सरकार डाटा भी है पूरा, एक क्या बात है, तालियां बजाइए सर के लिए। ओके, तो लेस रेडिएशन है, और इसमें इकोनॉमी मोड भी रहता है। जैसे आपका फ्रैक्चर मैंडिबल हुआ, प्लेटिंग वेटिंग हो गई, आपको इकोनॉमी मोड में निकालना है ताकि रेडिएशन कम जाए पेशेंट, तो फट से वो भी क्रिएट किया जा सकता है। उसमें रेडिएशन में फास्ट मूव होती है मशीन, तो रेडिएशन कम जाता है पेशेंट। तो ये सब फीचर्स है ये यूरोपियन मशीन्स में। Less than 60 seconds something, or 5.4 seconds something it is. मोड कितने में हो जाता है सर? नोपीजी का 60 seconds, less than 60 seconds. 6 seconds, 6 seconds. 6 सेकंड्स में हो जाता है। कन्वेंशनल 14 सेकंड्स लेता है। 5.4 something they quote. क्या बात है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी मोड पे होता है, रेडिएशन कम रहता है, क्लैरिटी 60 माइक्रोन्स तक, 10⁻⁹ माइक्रोन है, 10⁻⁹ पिक्सल साइज अपनी आईज भी नहीं देख पा रही। आफ्टर 40 इयर्स तो चश्मा पहन के देखना पड़ रहा है अभी, कहना उससे कई गुना ज्यादा इसकी क्लैरिटी है। लेकिन इसमें आपको चीजें समझनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। एक्सियल, सजाइटल एंड कोरोनल व्यूज, आई थिंक वो आपके पास मल्टीपल इयर्स तक काम में आ सकता है। विंडोइंग एक फीचर है। हाउसफील्ड यूनिट सुना है क्या आप लोगों ने? हाउसफील्ड यूनिट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन यूनिट। आइडियली क्या होता है, जीरो वैल्यू है हाउसफील्ड यूनिट की वाटर के लिए। काय के लिए? वाटर की जो डेंसिटी है उसको जीरो वैल्यू दिया है। हाउसफील्ड के साइंटिस्ट थे, मेडिकल कन्वेंशनल चीजें जैसे 3 ml हो गया, वो 2000 के आसपास जाता है। मेटल वो 3000-4000 के आसपास जाता है। टाइटेनियम और 4500-5000 के आसपास जाता है। तो हाउसफील्ड वैल्यू कैलकुलेट, और डिफरेंस ऑफ हाउसफील्ड यूनिट है। जैसे मैक्सिलरी साइनस कोई खाली जगह है, आइडियली मैक्सिलरी साइनस कैसा देखा है अपन लोगों ने? आईओपीए पे देखा है, ओपीजी पे देखा है, रेडियोलुसेंट रहता है, लेकिन वो एकदम परछाई है, पूरा कॉम्पैक्ट होके 2D इमेज क्रिएट होती है, तो उसमें ब्लरिंग रहता है, एग्जैक्ट अपन उसके बॉर्डर्स डिफाइन नहीं कर पाते। सीबीसीटी में होता क्या है, बोन कितनी पतली है खुद के ऊपर एग्जैक्ट आपको पता पड़ जाता है, और उसका एपिथेलियल थिकनिंग भी दिख जाती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ हाउसफील्ड यूनिट बहुत है, वहाँ एयर रहती है अंदर, क्लैरिटी से आपको समझ में आए। तो आपको ग्राफ्स करना है, कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन में भी काम में आता है। अगर बहुत से क्या होता है, टीथ के पेरियोपाइकल साइनस में ब्रेक हो जाता है, वो ड्रेन हो जाता है, पेशेंट को रिलीफ हो जाता है,
लेकिन फिर एक एक्सट्रैक्शन ऐसा किया अपन ने ओरेंटल फिस्टुला क्रिएट किया, सिर खा जाता पेशेंट, उसको जिंदगी भर की तकलीफ हो जाती है और आपको भी, है ना साहब? पास आए कुछ तो भी गिरता है मुंह में, सर साहब आवाज नहीं निकल रही बराबर, ये सब तकलीफें चालू होती हैं। तो वो आप पहले ही देख पाते हैं अगर डाटा आपके पास अवेलेबल है, कहाँ आपको कॉशियस रहना है, हट से क्लिक होता है। मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, लैटरल टेरिगॉइड प्लेट देखे हैं क्या आप लोगों ने? अपन स्कल में ही देख पाए, लेकिन रेडियोग्राफ में Homer also. Homer and even neural septum, na? यस It's got more clarity. यस, तो ये सब बोन्स एकदम क्लैरिटी से दिखती है। हाँ, नेजल कैविटी, अब अपने मैक्सिलरी साइनस ड्रेन कहाँ होते हैं? नेजल कैविटी में, वो भी कहाँ? मीडियल साइड में, और वो भी ऑस्टोमीजियल कॉम्प्लेक्स। तो ये ड्रेनेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग पेशेंट पेन है यार, फर्स्ट मोलर में कारण पेन है, प्रीमोलर में पेन, डायग्नोज ही नहीं होता क्या है, कहीं कैविटी नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा और पेन क्यों है? ओके तो चिल्लाता पेशेंट। साइनोसाइटिस हुआ रहता है भी, साइनोसाइटिस, अब वो ईएनटी वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, अपने लिए से ज्यादा है। एग्जैक्ट अगर आप डायग्नोज कर पाए, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक्स दिए उसको 4 दिन, रिलीफ, उसका मेन कॉज ढूंढो। टीएमजे, टीएमजे में कहाँ आर्थराइटिस है, कहाँ बोनी चेंजेस है, 3 डायमेंशन में देखे ही नहीं अपन ने, कभी नहीं देखे आज तक। इसमें वो क्लैरिटी से दिखता है। हाँ, नहीं जो इंट्राआर्टिकुलर प्लेट है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो आर्थराइटिक चेंजेस फट से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? विंडोइंग समझ में